हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज प्रीमिक्स 2024 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे दैट आर रिलेटेड टू एक्ट्स दैट हैव बीन पास्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले एक साल में तकरीबन बहुत सारे एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास हुए हैं, तो उनके ऊपर बेस्ड सवालों को आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि परख हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो प्री टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे उपलब्ध है और इसमें एनरोल आप करा सकते हैं हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके और हमारी ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क बना सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ साथ 7 फुल एंड टेस्ट भी मिलेंगे और सेक्शन वाइज इसे बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप अपनी जर्नी को असेस कर सकते हैं और इसके शेड्यूल के हिसाब से भी अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल रिगार्डिंग कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। तो ये सवाल है और आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट। यूपीएससी जैसे ऑप्शंस पूछता है उसी ऑप्शंस के तरीके से हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है अगले साल यूपीएससी ऑप्शंस दोबारा अलग तरीके से बनाए, यानी 1 2 3 1 2 एंड 3 इस तरीके से, बट हम तो एलिमिनेशन से दूर ही भागेंगे। द क्वेश्चंस आंसर इज ए ओनली 1। तो जिन्होंने ओनली 1 आंसर दिया है वो सही है। सबसे पहली बात, इट प्रोहिबिट्स कोस्टल एक्वाकल्चर इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बेसिकली कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 का कानून है और 2005 के इस कानून के अंदर कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी पहले से बना ही दी गई थी। सो इट डज नॉट फॉर्म अ न्यू कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। कोई नई कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी नहीं बन रही है क्योंकि ये बस ओरिजिनल एक्ट का एक अमेंडमेंट मात्र है। इट्स जस्ट एन अमेंडमेंट। सो द सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन, फिशरीज falls under concurrent list as per 7th schedule is also incorrect because 2 टाइप की फिशरीज हमारे 7th शेड्यूल के अंदर आती हैं। टाइप 1 जो सिर्फ फिशरीज लिखा हुआ है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं और टाइप 2 फिशरीज इन अपार्ट फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स और बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स जो फिशरीज होती हैं वो टाइप 2 में आती हैं और वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सटेंट कितना होता है, यानी हमारी कोस्ट से कितने नॉटिकल माइल्स तक हम टेरिटोरियल वाटर्स मानते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए यूएन क्लॉज के हिसाब से ये क्या होगा। तो आंसर इज ओनली 1, दैट मीन्स पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। देखिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में एक्वाकल्चर को रेगुलेट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंडर आता है और इसने 2005 के कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट को अमेंड किया। इस पर्टिकुलर बिल के या एक्ट के कुछ प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो यहाँ पे कोस्टल एक्वाकल्चर की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया और उसके अंदर बहुत सारी नई एक्टिविटीज को और नई स्पीशीज को भी लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल, रियरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेज ऑफ अ फिश दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिश बट क्रस्टेशियंस, मोलस्क, फिन फिश और सीवीड। तो जब आप सीवीड की भी कल्टीवेशन करते हो तो उसे भी कोस्टल एक्वाकल्चर की डेफिनेशन में डाला जाएगा। ठीक है, तो जब आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो वहां पे कुछ आप स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, कुछ जेनेरा के बारे में पढ़ते हैं, कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस से लेके क्लैम से लेके स्क्विड, ऑयस्टर, कटलफिश, ये सब मोलस्क्स की परिभाषा में आते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो टाइप की फिश हैं, फिर फिन वाली जो फिश होती हैं वो, और सीवीड यानी कि ये जो ग्रीन कलर के सी के अंदर प्लांट्स होते हैं, इन सब को ग्रो करने का जो डेफिनेशन है वो कोस्टल एक्वाकल्चर के डेफिनेशन में आता है। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एक्ट में अलग अलग टाइप के टेक्निक्स के थ्रू कोस्टल एक्वाकल्चर को रिकॉग्निशन मिली। फॉर एग्जाम्पल, केज के अंदर केज बना के फिश को वहां पे रियर करना, सीवीड कल्चर, बाईवॉल्व कल्चर, मरीन फिश, ऑर्नामेंटल फिश। ऑर्नामेंटल फिश कौन सी होती है? जो साज सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है, खान पान के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये सभी टाइप के डेफिनेशन को इसने ब्रॉडन करके रखा है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ये भी बताया गया है कि द फैसिलिटीज
विल बी एनकरेज जिनका डायरेक्ट एक्सेस सी वाटर के साथ है। साथ ही साथ बिल में यह कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल आपने एक्वाकल्चर में, कोस्टल एक्वाकल्चर में नहीं करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस बिल के अंदर है बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड। तो बायोसिक्योरिटी का मतलब है मेजर्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू एंटर द कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट, बिकॉज फिर वो हमारी बायोलॉजिकल जो हमारी फूड चेन है उसके अंदर भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो है उसने पहले ही कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बना दी थी, और यही वो अथॉरिटी है जिससे परमिट लेके, जिसके पास रजिस्ट्रेशन करवा के आप कोस्टल एक्वाकल्चर कर सकते हैं। इस अथॉरिटी के अंदर जो चेयरपर्सन रहते हैं वो हाई कोर्ट के जज रहते हैं। इस अथॉरिटी में कोस्टल एक्वाकल्चर के एक्सपर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव और कोस्टल स्टेट्स के 4 मेंबर्स रहते हैं। तो इंडिया में कोस्टल स्टेट्स हैं उनके 4 मेंबर्स रहते हैं। नाउ दिस अमेंडमेंट एक्ट व्हाट इट हैज डन इज it has added a new member and that member will be from the Ministry of Fisheries, क्योंकि पहले Ministry of Fisheries बेसिकली Ministry of Agriculture के अंदर ही आती थी, इसलिए ये सेपरेट पोस्ट नहीं होती थी। बट आफ्टर 2019 the Ministry of Agriculture was bifurcated and Ministry of Fisheries उसमें से अलग कर दी गया। उसमें से अब रिप्रेजेंटेटिव भी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी में बैठेगा। रही बात तीसरे ऑप्शन की, तो अगर हम फिशिंग एंड फिशरी बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स की बात करते हैं तो वो एंट्री 57 यूनियन लिस्ट में आता है, और अगर हम सिर्फ फिशरीज इस टर्म की बात करते हैं तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से सेंटर जो है इसके ऊपर कानून बना सकता है, क्योंकि फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स में भी हम कोस्टल एक्वाकल्चर कर सकते हैं। Coming to the second question, consider the following statements regarding अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। सो इसका भी दोस्तों सही आंसर है ओनली 1। तो पहला ऑप्शन ओनली 1, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से एक ही है। ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम नहीं करने वाला है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट। सेकेंडली, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो गवर्निंग बोर्ड, उसका गवर्निंग बोर्ड होगा, और उसके उस गवर्निंग बोर्ड के जो प्रधानमंत्री होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। सो प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द अनुसंधान NRF एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ऑल्सो इसने सर्ब का जो काम है यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड विच यूज टू बी अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके काम को सब्ज्यूम कर लिया है, क्योंकि सर्ब को रिपील कर दिया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है, और NRF अब उसके जो एक्टिविटीज है, उसकी जो स्कीम्स है उसको आगे बढ़ाएगा। सर्व की बहुत सारी स्कीम्स होती थी, विमेन के अंदर, गर्ल्स के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की भी बहुत सारी स्कीम्स होती थी, वो सारी स्कीम्स अब इंप्लीमेंट करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अगस्त 2023 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट पास किया गया, जिसके तहत सर्ब एक्ट को रिप्लेस किया गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट को रिपील कर दिया गया और इस पूरे बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया। NRF भारत में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा जो रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा इन नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। तो साइंटिफिक जितनी भी फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं, उसके अंदर रिसर्च का सबसे टॉप अथॉरिटी अब NRF को बना दिया गया है। इसके अलावा इस फाउंडेशन के पास फंड्स रहेंगे, और इन फंड्स में पैसा कहां से आएगा? लोन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो पब्लिक डोनेशंस होती हैं, पब्लिक से कलेक्ट की गई, और इस फंड के अंदर से पैसा इन्वेस्ट भी किया जाएगा, उससे जो रिटर्न आएगा दैट विल आल्सो बी एडेड। एंड सर्व के पास जो पहले से फंड पड़ा हुआ था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का जो मैंने बताया 2008 के एक्ट से एक बॉडी बनी थी, एक संस्था थी, उसके पास जितना भी पैसा है वो सारा इसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। NRF में एक गवर्निंग बोर्ड होगा, उस गवर्निंग बोर्ड के जो चेयरपर्सन होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे इसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर और एजुकेशन के मिनिस्टर, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर के रहते हैं वो भी इसके सेक्रेटरी रहेंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज इस बोर्ड के मेंबर रहेंगे। इसके अलावा गवर्निंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या गवर्निंग बोर्ड के अलावा देयर इज अनदर बॉडी इन दिस फाउंडेशन दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आर्म। ये सारे परमिट्स वगैरह रिसर्च के
यही देगा। ग्रांट्स किसको कितनी देनी है, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, किस पर्टिकुलर रिसर्चर को, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही डिसाइड करेगा। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहते हैं, वो इस काउंसिल के चेयरपर्सन रहेंगे और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, हेल्थ रिसर्च। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या अनुसंधान का जो एक्ट है। नाउ 2023 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो चेंज दिस, इसको चेंज कर दो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता देना, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो डी इज इनकरेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ओवर those cooperative societies where government has at least 51% शेयर होल्डिंग। पहले ये रूल हुआ करता था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मामले में। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वैसे तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क कर रही होती है तो वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ऐसे ही एक कानून है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002। इस कानून को अमेंड किया गया साल 2022 में, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और 23 में इसे पास किया गया बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। इस एक्ट के अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में फंक्शन करती हैं, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड के इलेक्शन करवाने के लिए एक स्पेसिफिक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्पेसिफिक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी विल बी मेड व्हिच विल कंडक्ट द इलेक्शंस, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस अथॉरिटी के अंदर चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाली है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ये पहला सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इस बिल के या इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से, बिल क्यों लिखा है क्योंकि जब ये समराइज किया गया था तब ये बिल था, अब ये एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। इस एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा कॉम्परेटिव ओम्बुड्समैन भी अपॉइंट करेगी। ओम्बुड्समैन क्या होता है? ओम्बुड्समैन इज समवन हु लिसन्स टू कंप्लेंट्स। तो जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन होता है, वैसे ही अब कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन भी होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स के द्वारा जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो ओम्बुड्समैन के पास जाएंगी। तो the members of the cooperative society can complain regarding their deposits, equitable benefits या कोई भी इश्यूज जो इंडिविजुअल के रहते हैं। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड भी बनाता है फॉर द रिवाइवल ऑफ सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनकी आर्थिक हालत सही नहीं है उनको रिवाइव करने के लिए ये एक फंड भी बना रहा है। सिक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की परिभाषा भी, डेफिनेशन भी इस कानून के अंदर दी गई है। वो कहता है कि सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जिसने बहुत सारे लॉसेस अक्यूमुलेट कर लिए हैं, ठीक है, और कैश लॉसेस अक्यूमुलेट कर लिए 2 साल में। ये याद करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट। फिर उसने कहा है कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें अमलगमेट भी कर सकता है, यानी उनका मर्जर भी करवा सकता है। अब पहले क्या होता था? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अमलगमेशन करवा पाता था जिसमें कम से कम 51% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग हो, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें शेयर होल्डिंग करता हो 51% की। लेकिन अब ऐसा है कि गवर्नमेंट की जितनी मर्जी शेयर होल्डिंग हो, वट एवर परसेंटेज शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड्स, चाहे वो 50% हो, चाहे 20% हो, चाहे 15% हो, गवर्नमेंट उसकी अमलगमेशन करवा सकता है। 4th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। ये सारे एक्ट पिछले 1 साल में पास हुए हैं, तो इसलिए हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगेन प्लीज टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दीज 4 स्टेटमेंट? इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो सही जवाब है ए, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी विल बी चेयर्ड बाय एलजी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? इस सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन इसको अथॉरिटी बुलाना गलत बात है क्योंकि इस अथॉरिटी के पास फाइनल पावर नहीं है, फाइनल पावर एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास।
तो बेसिकली दिल्ली की सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा, उनके ट्रांसफर्स पोस्टिंग कौन डिसाइड करेगा, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जद्दोजहद चली दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच, जिसमें परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये पावर दे दी। बट उसी के बाद एक ऑर्डिनेंस के थ्रू और उसके बाद एक कानून के थ्रू पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट को अमेंड किया गया और उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक संस्था बनाएगी और अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बेसिकली इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, ध्यान से सुनना है, रिकमेंडेटरी बॉडी है जो दिल्ली के सिविल सर्वेंट्स की ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, विजिलेंस से रिलेटेड यानी करप्शन से रिलेटेड मैटर्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस प्रोवाइड करने का जो डिसीजन है वो सारे डिसीजंस की रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा। तो इस अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन रहेंगे वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी उसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे और दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी इसके मेंबर रहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू हैव सीन दिस अथॉरिटी, इट इज अ 3 member authority. Out of these 3 members, 2 are appointed by the center because principal home secretary और chief secretary center के द्वारा अपॉइंट होगा और chief minister जो है वो तो chief minister elected leader है। अब प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और होम चीफ सेक्रेटरी तो ठीक है कि उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन मनवा लेनी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप रिकमेंडेशन दे भी देते हैं तो अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्शन क्या लेना चाहते हैं। सो अल्टीमेटली इट एक्सपैंड्स द डिस्क्रिशनरी रोल बाय गिविंग हिम पावर टू अप्रूव द रिकमेंडेशन और रिटर्न देम फॉर रिकंसिडरेशन। एंड अगर दोनों के बीच में किसी नाम को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर आपसी सहमति नहीं बनती है, यहां नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, यहां पे एलजी, तो एलजी का पलड़ा भारी है, एलजी जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह बात भी उस बिल में कही गई है कि कुछ मैटर्स जैसे कि peace and tranquility of Delhi, relation between Delhi government and central government, summoning, prorogation and dissolution of Delhi's legislative assembly, ठीक है, उन सभी मामलों को आपको पहले एलजी के पास लेके जाना पड़ेगा, उनका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर आप एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हो। बीच में क्या हुआ था, केजरीवाल सरकार ने कुछ समय के लिए एलजी की प्रायर परमिशन लेना बंद कर दिया था और जब वो कोई काम करते थे या किसी काम को एग्जीक्यूट करते थे उसके बाद वो एलजी के पास जाते थे। तो ये चीज को करेक्ट करने के लिए उन्होंने पर्टिकुलर एक्ट में ही चेंज कर दिया। ये था आपका नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, और इससे नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई। तो इसके बारे में हम और भी डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स अपने जो कोर्सेज होते हैं वहां पे बहुत डेप्थ में भी डिस्कस करते हैं। चलिए पांचवा सवाल है, करेक्ट आंसर बताइए। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के एम्बिट में लाया गया और जो भी इसमें कैश डिपॉजिट्स होता है उसके बेसिस पे जो सप्लायर यानी कि जो ये गेम आपको खिलवा रहा है उसे भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो आपसे जीएसटी लेगा, आपकी विनिंग्स के ऊपर जीएसटी लेगा। और तो इसमें सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी एक्ट और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज जीएसटी में सीजीएसटी और आईजीएसटी कंपोनेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से होता है और स्टेट जीएसटी एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट के लॉ के हिसाब से होता है। अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो आपको ये जानकारी होगी। एनीवेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है उसको जीएसटी के अंडर लाया गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट्स में अमेंडमेंट लाया गया। वहां पे बोला गया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर अब जीएसटी सप्लायर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा कैसीनोज, बेटिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, जो भी एक्टिविटीज करवा रहा है उसे सरकार को जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा और उसमें सीजीएसटी आईजीएसटी का कंपोनेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने स्टेट के अंदर ही वो प्रोवाइड कर रहे हो या इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो। एनीवेज, वहां इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ऑनलाइन मनी गेमिंग की परिभाषा भी बताई गई कि जहां ऑनलाइन गेम्स खिलाई जाएं पे और डिपॉजिट मनी के बेसिस पे विद एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी। And also it is not only including a game of skill, it includes game of chance as well। तो चाहे वो बेटिंग हो चाहे वो स्किल की गेम हो, जहां पे भी ऑनलाइन गेमिंग से आप पैसा कमाते हो, पैसा कमाने का एक मौका दे रहे हो, उसे आप एक्शनेबल क्लेम के अंदर डालोगे और एक्शनेबल क्लेम के अंदर आप
को जीएसटी पे करना पड़ेगा सरकार को। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि बेटिंग एंड गैम्बलिंग अगर देखा जाए तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग अगर देखा जाए तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जीएसटी किसी भी आइटम पे एक कंकरेंट पावर होती है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है जीएसटी लगाने की किसी भी आइटम पे, और ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया जा सकता है, बिकॉज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज सच अ टैक्स दैट हैज पूल्ड द पावर और इट हैज शेयर्ड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, इसके ऊपर अगर जीएसटी लगाना है तो सेंटर पार्लियामेंट सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट लाके इस पे लगा सकता है। इसका फैसला कहां होता है? इसका फैसला कि इस पे जीएसटी लगेगा जीएसटी काउंसिल के अंदर होता है, विच इज अ constitutional body. Now you will tell me in the comment section GST council से related article कौन सा है हमारे संविधान में। आज के लिए प्रेमिक्स में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।